अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर पहले हम इसका इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटलिया डिस्कस करते हैं। फिर जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है इसके अंदर, और फिर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस करना है। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है। एक्सटर्नल जेनिटलिया में हम गोनैड्स को पढ़ते हैं। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया में। नंबर वन, हमारे पास पिट्यूटरी ऑर्गन होता है जिसे हम ग्लैंड्स पीनस कहते हैं, जो कि यानी स्पर्म को ट्रांसफर करने के लिए यूज़ होता है। एंड इसके अंदर इरेक्टाइल मसल होता है जिसे हम शाफट बोलते हैं। और ये दर हकीकत एक टिश्यू के ऊपर कंसिस्ट होता है जो जिसके अंदर फिल होता है ब्लड, और वही काज कर होता है इरिक्शन। और इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है वेजोडाइलेशन जो है इसमें, कि इसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन इसके इरिक्शन काज करते हैं या वेजोडाइलेशन। तो जब कभी भी आप ये इस तरह से सेक्स करते हैं तो आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो फिर यहाँ पे अपना जो हाइपोथैलेमस से रिस्पॉन्स होता है, जो आपको तब पसीने भी आ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि आपको पसीने आ रहे होते हैं। दर हकीकत वो पसीने यहाँ से होते हैं जो कि यानी इरिक्शन काज करनी होती है, क्योंकि वाइजोडाइलेशन जो होनी होती है। दैट्स वाई ये हो गया हमारे पास पिट्यूटरी ऑर्गन। और दूसरे नंबर पे हमारे पास गुनैड्स होता है। गुनैड्स में हमारे पास टेस्टिस आ जाते हैं, इनका एक पेयर होता है और ये एक्ट कर होते हैं एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर। और इनके जो टेम्परेचर होता है, जैसे कि ये एक सैग स्ट्रक्चर स्क्रोटम के अंदर पाए जाते हैं, और ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, यानी ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड लेस होता है। और ये आउटसाइड अब्डोमेन होते हैं, लेकिन एम्ब्रियोनिक लेवल पे ये इनसाइड अब्डोमेन होते हैं। क्या बोला? टेस्टिस। और आपने ये सिंड्रोम भी पढ़े होंगे, बल्कि हम पढ़ेंगे उसको बाद में देखेंगे। और एक टेस्टिस के अंदर हमारे पास 250 से लेकर 300 लुब्यूल्स होते हैं। ये हम अभी नीचे स्ट्रक्चर में ही देख लेते हैं। और हर लिब्यूल के अंदर हमारे पास एक से लेकर 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, और वहीं से हमारी अगली कहानी स्टार्ट होती है जब हम इस शेप पे आएंगे। यहीं से हम थोड़ा सा इंटरनल जेनिटलिया को देख लेते हैं, फिर हम शेप पे आएंगे। इंटरनल जेनिटलिया में दो चीज़ें हैं। सबसे पहले एक्सेसरी डक्ट्स हैं और एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स में हमारे पास प्रोस्टेट है, बल्बो यूरेथ्रल और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है। एंड उसके बाद हमारे पास जो एक्सेसरी डक्ट्स हैं उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आ जाता है सबसे पहले, रेटिटिस्टिस है, इफरेंट डक्ट्यूल्स है, एपिडिडमिस है, वेस डिफरेंस है, और फिर आगे ये ज्वाइन करती है सेमिनल वेसिकल को, डक्ट को उसकी। फिर इजैकुलेटरी डक्ट बनती है, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, फिर यूरिथ्रा होता है जिसे हम यूरिनोजेनिटल डक्ट भी बोलते हैं, जो कि यानी मेल के अंदर तो मौजूद होती है, लेकिन फीमेल में इसको हम यूरिनोजेनिटल डक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ पे इनकी दोनों की इंडिपेंडेंट जो है वो ओपनिंग होती है। तो इसी चीज़ को अब हमने इस स्ट्रक्चर से समझना है, यानी ये जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है ना, जब आप इसको समझेंगे जो आपके पास एमसीक्यूज होता है वो यहाँ से आते हैं, तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा ये सारा कुछ। तो आइए हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। हाँ जी, देखिएगा यहाँ से हमारे पास कहानी जो है वो स्टार्ट हो रही है। आपने इसको समझना है, यही एक स्केच है इसका। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई, ये सारा का सारा इसी के अंदर मैंने ये जो डायग्राम बनी हुई है इसी के अंदर समझ दिया। इसके बाद सिर्फ हमने दो चीज़ें देखनी है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है। ठीक है ना? ये हमारे पास क्या है, ये एक टेस्टिस है। ठीक है ना? अब इस टेस्टिस के अंदर जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि इसमें 250 से लेकर 300 तक लुब्यूल्स होते हैं। अब ये वाले जो हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये तरह की हमारे पास क्या है, लुब्यूल्स। यानी ये जो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमारे पास क्या है, लुब्यूल्स हैं। और ये 250 से लेकर 300 तक होते, मैंने 7 दिखाए हैं। फिर आप इस एक लुब्यूल में आ जाओ। ईच लुब्यूल में 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। अब ये जो रेड है, रेड के अंदर ये जो आपको ब्लू लाइंस जो है क्रिस क्रॉस शो हो रही हैं, ये हमारे पास क्या है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक हो गया, दो स्ट्रक्चर हो गए, 1 2। अब ये जो तीसरा, ये जो आपको ब्लैक डॉट नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, ये क्या है, ये इंटरस्टिशियल सेल्स हैं जिन्हें हम लीडिक सेल्स भी बोलते हैं। फिर लिब्यूल के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये स्पर्म एंटर हुए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ये देखो यहाँ से रूट स्टार्ट हो रहा है, ये आ गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये जो जितने भी हमारे पास यहाँ पे लिब्यूल्स होंगे, उनके अंदर जितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे, तमाम के तमाम स्पर्म आ जाएंगे यहाँ पे रेटी टेस्टिस के अंदर। और रेटी टेस्टिस, ये वाला जो आपको रेड शो हो रहा है, यानी ये एरिया, दिस इज कॉल्ड रेटी टेस्टिस। यहाँ पे इनकी फर्दर मैचुरेशन होती है। क्या होती है? फर्दर मैचुरेशन। और ये टेम्पररी यहाँ पे रेटी टेस्टिस के अंदर कलेक्ट होते हैं, कहाँ से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और लिब्यूल से। अच्छा, यहाँ तक आ गए रेटी टेस्टिस के अंदर।
रेटी टेस्टिस में यहाँ पे एक ओपनिंग होती है और उस ओपनिंग को हम कहते हैं वेजा इन्फ्रेंशिया। अब ये उस ओपनिंग के जरिए ये जो स्पर्म होते हैं, फिर आगे मजीद हमारे पास एक डेक्ट्यूलस सिस्टम होता है और उस डेक्ट्यूलस सिस्टम को हम कहते हैं इफरेंट डेक्ट्यूल। अब ये देखो ना, ये इफरेंट डेक्ट्यूल है और ये इफरेंट डेक्ट्यूल इंटर कहाँ पे हो रही है, एपिडिडमस के अंदर। फिर ये जो स्पर्म है हमारे पास, यानी वेजा इन्फ्रेंशिया ओपनिंग, जो ओपनिंग है यानी रेटी टेस्टिस से जो स्पर्म को रिसीव करती है उसे हम कहते हैं वेजा इन्फ्रेंशिया। फिर वेजा इन्फ्रेंशिया से आगे जो स्पर्म है इन इफरेंट डेक्ट्यूल के जरिए कहाँ पे आ रहे हैं, ये हो गई एपिडिडमस, ये एपिडिडमस के अंदर आ गए। वैसा अपना इफरेंट डेक्ट्यूल से ये कहाँ पे आ चुके, एपिडिडमस के अंदर। अब यहाँ पे स्पर्म जो है स्टोर होते हैं और जो स्पर्म की मैचुरेशन होती है वो भी यहीं पे अकर होती है। आपसे ये भी अक्सर एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि स्पर्म की मैचुरेशन कहाँ पे अकर होती है। स्पर्म एपिडिडमस में मैच्योर हुए, मोटाइल हुए, अब ये आगे मूव कर रहे हैं। अब एपिडिडमस से आगे जो इसका जो सिस्टम है, डक्टस सिस्टम जा रहा होता है, उसे हम कहते हैं वेज डिफरेंस और यही मेन डक्ट होती है इस पूरे डक्टस सिस्टम की। ये इसका दूसरा नाम होता है डक्टस डिफरेंस भी इसे हम बोलते हैं। अब एपिडिडमस को किसने ज्वाइन किया, वेज डिफरेंस ने। एपिडिडमस के बाद स्पर्म आ गया वेज डिफरेंस में। अब ये वेज डिफरेंस तक हो चुके हैं। अब मैं आगे लेके जा रहा हूँ, जब ये स्पर्म एग्जिट होते हैं मैं इसी चीज को आगे यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ये मिसाल के तौर पर हमारे पास वेज डिफरेंस है। अब वेज डिफरेंस जो है ये ज्वाइन करती है सेमिनल वेसिकल की डक्ट को। ये हमारे पास क्या है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड पड़ा हुआ है और इसकी यहाँ पे डक्ट मौजूद है। उस डक्ट को ये देखो ना, ये वेज डिफरेंस आती है मिसाल वही, ये आके सेमिनल वेसिकल के साथ, ये जो सेमिनल वेसिकल यहाँ पे हमारे पास ये ग्लैंड पड़ा हुआ है पूरा का पूरा, इसका ये जो डक्ट सिस्टम है इसके साथ आके अटैच हो रहा है वेज डिफरेंस। और इस वेज डिफरेंस को दूसरा नाम जो होता है इसका, इसको हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। ठीक हो गया। अब अच्छा देखो, वेज डिफरेंस ने ज्वाइन किया सेमिनल वेसिकल डक्ट को, ये ज्वाइन हो गया सेमिनल वेसिकल डक्ट। अब ये जो सेमिनल वेसिकल डक्ट थी यानी इस ग्लैंड की, ये फिर आगे एक और डक्ट बनाते हैं और उसका नाम होता है इजैकुलेटरी डक्ट। ये फिर बनाते हैं एक शॉर्ट इजैकुलेटरी, ये देखो ना मैंने यहाँ पे बिल्कुल उसको छोटा सा दिखाया हुआ है, यहाँ पे बनी इजैकुलेटरी डक्ट। ये हो गया, ये इजैकुलेटरी डक्ट हो गया। अच्छा यहाँ पे फिर दो चीजें पड़ी हुई हैं, जो चीज थोड़ी सी ऊपर पड़ी हुई है हमारे पास, ठीक है ना, वो है यूरिनरी ब्लैडर। ये वाला जो एक सर्कल है ना, ये है यूरिनरी ब्लैडर और जो नीचे पड़ा हुआ है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी बिलो ब्लैडर। ठीक हो गया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। फिर उससे मजीद आगे चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड पड़ा होता है जिसे हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। और उसके बाद क्या मिलती है हमारे पास यहाँ पे यूरिथ्रा, और यूरिथ्रा से आगे पीनस होता है। अगर हम पीनस कहेंगे तो फिर इसको हम यूरिनोजेनिटल डक्ट भी कह सकते हैं, और अगर विजिना कहेंगे तो फिर इसको हम सिर्फ यूरिनरी डक्ट बोलेंगे। तो ये एक तो इसका आपको रूट आना चाहिए कि कहाँ कहाँ से ये स्टार्ट होके कैसे कैसे जाते हैं, कहाँ बिटवीन में ग्लैंड्स आते हैं, ग्लैंड की पोजीशन क्या है, और ये नीचे बनते कहाँ पे हैं, कैसे आते हैं। फिर हमने यहाँ पे देखना इस स्पर्मेटोजेनेसिस को, जो है वो स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो दर हकीकत स्टार्ट किसकी वजह से होता है, वो होता है इंटरस्टिशियल सेल्स की वजह से। और जो अक्कर होता है यानी उसकी जो अक्रेंस है या जो प्रेजेंस है वो दर हकीकत सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में होता है। मतलब होता इसकी वजह से है और होता किस में है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में। जैसे मैंने यहाँ पे अर्ज किया था कि हमारे पास जब हम टेस्टिस में देखते हैं तो हमारे पास ये वाले जो अंदर वाले होते हैं ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं, और ये जो दरमियान वाले पड़े हुए हैं ये जो ब्लैक डॉट है ये है इंटरस्टिशियल सेल्स। तो इन्हीं दो को अब हम यहाँ पे देखते हैं। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए एमसीक्यूज में कि जो साइट है स्पर्म की प्रोडक्शन की, तो आप कहेंगे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। और ये पूछा जाए कि ये जो स्पर्म की प्रोडक्शन है काज क्या है इसका, तो फिर आप कहेंगे लीडिंग सेल्स, या जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। साइट ऑफ प्रोडक्शन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, cause of sperm production that is the interstitial cells are the leading cell। जब हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल को देखते हैं मजीद यानी इसको देखें तो इसके दो चीजें होती हैं, एक होता है जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो कि स्पर्म बनाते हैं, और दूसरा हमारे पास होते हैं सर्टोली सेल्स जिसका दूसरा नाम होता है सिस्टम कलर सेल्स, और इसी का तीसरा नाम होता है नर्स सेल। ठीक हो गया। और इनका काम क्या होता है, अब इनसे इन दोनों के ऊपर कौन एक्ट करता है, यानी यहाँ पे हम हार्मोन का भी जो है ना वो तस्करा साथ में करते चले जाएंगे। इन दोनों के ऊपर एफएसएच एक्ट कर होता है, यानी जर्मिनल एपिथेलियल सेल पे भी एफएसएच एक्ट करता है और यहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस करवाता है जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे। और ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं इनके ऊपर भी एफएसएच एक्ट कर होता है। और यही जो है फिर ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं ये न्यूट्रिशन देते हैं किसको, भला स्पर्म को नहीं। ये बड़ा एक
गलत कंसेप्ट है, आप इसको ठीक कर लेंगे। अक्सर एमसीक्यूज आता होता है कि ये जो न्यूट्रिशन है या प्रोटेक्शन या जो लिक्विड मीडियम है सर्टोली सेल से दिया जाता है, वो किसको दिया जाता है? स्पर्म को। गलत है, वो दिया जाता है स्पर्मेटेड को। वो स्पर्मेटेड जो होता है वो मैच्योर होता है, यहाँ पे उसका साइटोप्लाज्म कम होता है, वो टेल लेके आता है और फिर वो चेंज होता है स्पर्म में, जिसका दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोजुआ। तो ये याद रखिएगा, ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं ये जो प्रोटेक्शन या हेल्प दे रहे होते हैं वो स्पर्म को नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि वो स्पर्मेटेड को दे रहे होते हैं। फिर इन्हीं सर्टोली या नर्स सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम इनहिबिन कहते हैं, और वो कंट्रोल करता है इस स्पर्मेटोजेनेसिस के पूरे प्रोसेस को, ताकि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये नॉर्मली यानी नॉर्मल रेट पे ये प्रोड्यूस हो सके। तो ये तो था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, कि इसमें सबसे पहले हमने जर्मिनल एपिथेलियल सेल को पढ़ना है, जो कि इनर एपिथेलियम होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। उसके अंदर हमारे पास ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल पड़े होते हैं जो कि स्पर्म बनाते हैं, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये स्टार्ट होते हैं प्यूबर्टी के ऊपर, और ये कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ में ये कांस्टेंट रहती है। और एवरी डे एक हेल्दी मैन जो होता है एक दिन के अंदर वो तकरीबन 400 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस करता है एक दिन के अंदर, और एक जो हेल्दी मैन होता है। तो हमारे पास देखें स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है हमारे पास हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर आता है इंटीरियर पिट्यूटरी के पास। इंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है वहां से, फिर वहां से एक जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर आता है, और वो रिलीज करवाता है एफएसएच को, और एफएसएच एक्ट करता है जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स के ऊपर। और जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स के अंदर हमारे पास होते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, जो कि क्या है हमारे पास डिप्लॉयड होते हैं। उनकी होती है मेटोसिस। मेटोसिस होती है वो बनते हैं स्पर्मेटोगोनियल स्टेम सेल्स। फिर उनकी मजीद मेटोसिस होती है, और मेटोसिस होने के बाद वो बनाते हैं हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम, ये भी 2n है। अब कुछ बुक्स जो होती हैं इस स्पर्मेटोगोनियम को, क्योंकि अगला देखें ना ये भी 2n है तो ये भी 2n है, इसमें मतलब कोई चेंज तो नहीं आ रहा, यहाँ पे हाफ तो नहीं हुए, इसको मेटासिस भी लिख रहे होते हैं, और हम ऊपर के लेवल पे इसको मेटासिस बोलते हैं। लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे नहीं लिख रहा कि जो आपकी बुक है, आपकी तमाम प्रोविंसेस की बुक इसको डिफरेंशिएशन कहती हैं, वो इसको मेटासिस नहीं कहती, चाहे वो फेडरल है, केपीके है, पंजाब की बुक है। दैट्स वाई मैं भी यहाँ पे मेटासिस नहीं कह रहा, क्योंकि जब भी अगर आपको इस तरह से ऑप्शन आ जाए, एक ऑप्शन डिफरेंशिएशन का हो या इंक्रीज हो साइज का, और दूसरा ऑप्शन मेटासिस को, तो आपने जो प्रेफर करना है वो डिफरेंशिएशन है, मेटासिस को नहीं करना। भले वो मेटासिस ठीक है लेकिन आपके लेवल पे वो ठीक नहीं है, तो दैट्स वाई आपने भी डिफरेंशिएशन ही कहना है कि जब स्पर्मेटोगोनियम चेंज होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर, तो तब वहाँ डिफरेंशिएशन ही होती है, मेटासिस नहीं होती। हालांकि ये यहाँ पे जो है ना वो 2n से 2n ही रह रहा है, मतलब उसमें थोड़ा सा बस साइज का फर्क होता है। और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की मियोसिस 1 होती है, वो बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उसकी मियोसिस 2 होती है और वो बनाता है स्पर्मेटेड्स। अब स्पर्मेटेड्स जो होते हैं ये हमारे पास नॉन मोटाइल होते हैं और राउंड भी होते हैं, तो इनकी हम फिर मैच्योरेशन करते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटेड्स, ये जो है ना इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यानी मियोसिस कहते हैं, मिटोसिस कहते हैं, या डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो इसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, यानी स्पर्मेटेड्स को हम मैच्योर करते हैं। और मैच्योर किस तरह से करते हैं? सबसे पहले तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको कम करते हैं, और जो इसकी टेल होती है उसको भी हम यहाँ पे लेके आते हैं, पहले टेल नहीं होती। तो ये डिफरेंशिएशन की, और ये स्पर्मेटेड से बन गया स्पर्म, या जिसका दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोजुआ। तो आपसे यहाँ पे ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि देखो ना ये हमारे पास क्या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बने, तो आप 4 नहीं कहेंगे, यहाँ पे 2 हैं, ये देखो। और इस एक से भी कितने बने? 2 बने। और दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने हमारे पास स्पर्मेटाइड बने? 4। फिर उससे आगे स्पर्म भी 4 बनेंगे। और आपसे ये भी पूछा जाए कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बने, तो भी आप कहेंगे 4। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बने, तो फिर आपने 2 कहना है, क्योंकि एक से 2 बन रहे हैं और दोनों से कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। तो ये थी हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस, ये प्रोबेबिलिटी पे स्टार्ट हो जाती है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये जो यानी न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन या लिक्विड मीडियम जो सर्टोली सेल का काम होता है, दर हकीकत वो यहाँ पे हमारे काम आता है स्पर्मेटेड्स के अंदर। स्पर्मेटेड्स को जब हम स्पर्म में डिफरेंशिएट कर होते हैं या मैच्योर कर होते हैं, तो उस वक्त हमारे पास जो काम होता है वो सर्टोली सेल्स होता है, यही आगे सारा कुछ कर रहा होता है। इसी के साथ साथ हमारे पास जैसा कि यहाँ पे हमने देखा था, ये दूसरे हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। हमने कहा था जो काज है स्पर्मेटोजेनेसिस की, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्टार्ट होती है वो होती किसकी वजह से? इंटरस्टिशियल सेल्स में। अब इंटरस्टिशियल सेल्स जिसका दूसरा नाम जो होता है लीडिक सेल्स होता है, ये सारे एमसीक्यूज है, आपने याद रखना है। इसके बाद जो हार्मोन एक्ट करते हैं वो ये 2 हैं, एक ICSH है और दूसरा LH है। और ये दोनों हार्मोन भी हमारे पास कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से।
अब ये जैसे ही इसके ऊपर एक्ट करते हैं ये हार्मोन, वहां से सिक्रेट करवाते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन आगे फिर काम करता है। सबसे पहले तो ये करवाता है ग्रोथ और डेवलपमेंट जर्मिनल एपिथेलियम की। इन जो ये जो इनर एपिथेलियम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, उसको ग्रो करवाता है। क्यों ग्रो करवाता है? क्योंकि उनके अंदर मौजूद जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं उन्होंने फिर स्पर्म बनाता है। ये देखो ना, ये आगे काज, अगर मिसाल एक बंदे के अंदर टेस्टोस्टेरोन पैदा नहीं हो रहा तो उसने ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं करवानी जर्मिनल एपिथेलियम की। जब जर्मिनल एपिथेलियम नहीं होगा तो जर्मिनल एपिथेलियल सेल नहीं होंगे, और जब एपिथेलियल सेल नहीं होंगे तो स्पर्म नहीं होंगे, और जब स्पर्म नहीं होगा तो फिर होगा ही कुछ नहीं। तो दैट्स वाई जो काज है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की, वो हमारे पास क्या वो है टेस्टोस्टेरोन। और ये एसेंशियल होता है हमारे पास स्पर्म की सक्सेसफुल प्रोडक्शन के लिए। और इसमें जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है वो भी ये टेस्ट, आप यहाँ पे एमसीक्यूज ये भी बन सकता है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी या सिर्फ सेकेंडरी, तो आपने हमेशा याद रखना है इसके अंदर प्राइमरी इंक्लूड नहीं होते, इसके अंदर जस्ट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होते हैं जो कंट्रोल हो रहे होते हैं हमारे पास टेस्टोस्टेरोन से। और इसमें बियर्ड आ जाती है, बियर्ड को कंट्रोल कर होता है। वोकल कार्ड भी ये टेस्टोस्टेरोन होते हैं। इसमें जैसे एक फीमेल की जो वॉइस है वो लो पिच की होती है, और एक जो मेल की वॉइस होती है वो हाई पिच की होती है, यानी वोकल कार्ड हो गया। इस तरह से शोल्डर ब्राड होना मेल और फीमेल में, वो भी ये टेस्टोस्टेरोन का होता है। एंड दूसरा ये जो काम करता है ये इनहिबिट कर देता है एफएसएच और एलएच की प्रोडक्शन को, यानी यहाँ पे जो एलएच और एफएसएच इन पे एक्ट कर रहे थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे और लिटिक सेल्स के ऊपर, ये इनको इनहिबिट करता है। क्यों इनहिबिट करता है? अगेन वही रिस्पांस आता है ताकि एक नॉर्मल रेट के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कंट्रोल हो, इस तरह से चलती रहे। फिर इसके अंदर हमारे पास सीमेन आ जाती है। अच्छा, अब ये जो सीमेन है दर हकीकत ये मिक्सचर होता है एक वाइट, यानी हमारे पास एक वाइट और स्टिकी मिक्सचर होता है, और इसके अंदर 10% हमारे पास स्पर्म होते हैं, और जो हमने 3 ग्लैंड्स अभी पढ़ने हैं जिनकी पूरी डिटेल, उसमें 90% वही ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती है। और इसके अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसका दो काम होता है, एक तो स्पर्म को प्रोटेक्शन देना, और यानी ये वाला जो ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती है सारी की सारी 90% ये वाली जो सिक्रीशन है वो इन 10% को प्रोटेक्शन देते हैं और इनको मूव करवाते हैं। जब ये यूट्रस से आगे जाके मूव करते हैं, या किसी के हो सकता है ऐसे जाए भी जा रहे हों, तो ये इसको मूवमेंट में, यानी ये ट्रांसपोर्ट जो होती है स्पर्म की, वो दर हकीकत हमारे पास ये सिक्रीशन कर रही होती है, और इस सिक्रीशन में मौजूद जो लिक्विड सब्सटेंस होता है। और आपका जो एक एजुकुलेट होता है, टोटल अमाउंट ऑफ सीमेन वो होती है 2 से 5 ml। जब आप एजुकुलेट करते हैं तो उसमें जो अमाउंट ऑफ सीमेन होती है वो 2 से 5 ml होती है। और ये जो एजुकुलेशन है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कैसे कंट्रोल होती है, तो आप कहेंगे ये लिम्बिक सिस्टम से कंट्रोल हो रही है। फिर लिम्बिक सिस्टम में किससे कंट्रोल होती है? हाइपोथैलेमस से। और अगर आपसे ये पूछा जाए लिबिडो जिसे हम कहते हैं, ये जिसे हम सेक्सुअल एरोजल कहते हैं, कि ये किससे कंट्रोल होता है, तो फिर आपने करना है एमेगडाला से। मैंने उस दिन भी जब ब्रेन का टॉपिक पढ़ाया था तो आपको समझाया था। अगर आपसे सेक्सुअल एरोजल पूछा जाए तो एमेगडाला, और अगर आपसे सेक्सुअल रेस्पॉन्स पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पे आप एजुकुलेट कर रहे हैं, आप उसको रेस्पॉन्स कर रहे हैं, तो फिर वो लिम्बिक सिस्टम में हाइपोथैलेमस होगा। और 1 ml के अंदर, यानी 1 ml जैसे कि ये 2 से 5 ml एजुकुलेट होता है, उस 1 ml में तकरीबन 20 से लेकर 150 मिलियन स्पर्म होते हैं, और एक बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए जस्ट एक स्पर्म जरूरत होता है। और यहाँ पे 1 ml के अंदर, यानी अगर हम मिसाल 2 ml ले लेते हैं तो ये 40 से 300 मिलियन स्पर्म बन जाएंगे, यानी एक जो नॉर्मल एजुकुलेशन होती है, और पता नहीं आप लोग कितने कितने करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। इससे जो एमसीक्यूज बनते हैं उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे पास ये एसेसरी ग्लैंड्स हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ग्लैंड जो है हमारे पास, सबसे पहला जो ग्लैंड है वो है सेमिनल वेसिकल। ये एक पेयर्ड ग्लैंड होता है। ये जितने भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। ये एक मिक्वायड सिक्रीशन होती है, जिसके अंदर एक हमारे पास एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं आया यूरिनिडेज। अब ये वाला जो एंजाइम है हमारे पास, यही दर हकीकत किसके साथ, एक्रोसोम के साथ, जो कि एक्रोसोम या लाइसोसोम आप हेड के ऊपर होती है, अपना स्पर्म के हेड के ऊपर होती है, ये दोनों एंजाइम मिलकर यही ब्रेक कर होते हैं एग की वाल को, ताकि स्पर्म एंटर हो एग के अंदर। इसी एंजाइम के अंदर प्रोटीएज होता है, सिट्रिक एसिड होता है, सक्रोज होता है। और ये जो एनर्जी होती है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है स्पर्म की मूवमेंट के लिए वो कौन है, तो वो भी सेमिनल वेसिकल होता है। इसके अंदर एक फ्लेवन येलो पिगमेंट भी मौजूद होता है। ये सारे के सारे आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। और जो दूसरा हमारा पास हार्मोन है वो है बल्बोयूरेथ्रल, जिसे हम कॉपर्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये भी प्योर फॉर्म के अंदर होता है। इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी विटामिन सी होता है। इसका जो काम होता है ये होता है ये न्यूट्रलाइज करता है यूरिथ्रा के इन्वायरमेंट को।
और पीएच को बैलेंस कर रहा होता है, और ये स्लिपरी नेचर देता है सीमेन को। अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन है यूरिथ्रा की इन्वायरमेंट की, एक ये मेल के जो यूरिथ्रा है उसके इन्वायरमेंट को ठीक करता है, दूसरा ये फीमेल के अंदर जो यूरिथ्रा होता है उसको भी ठीक करता है, क्योंकि स्पर्म ने जाना तो वहीं पे होता है, तो ये दोनों यूरिथ्रास के इन्वायरमेंट को ठीक कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है, और स्लिपरी नेचर कौन देता है, वो भी यही बल्बो यूरिथ्रा क्या, वो कॉपर्स ग्लैंड देता है, इसका दूसरा नाम कॉपर ग्लैंड है। फिर है कि प्रोस्टेट ग्लैंड, ये अनपेयर्ड होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, तो भी ये प्रोस्टेट ग्लैंड होगा। इसका काम होता है मिल्क की अपीयरेंस देना, किसको, सीमेन को। और दूसरा जो है, इसमें लार्ज अमाउंट के अंदर लिक्विड होता है, और उस लिक्विड में हमारे पास एसिटिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड होता है, या फिर सिट्रेट होता है। अगर हम एक देखें स्पर्म को, स्पर्म के हमारे पास ये टेल है, और टेल का जो पैटर्न होता है वो सीरिया की तरह होता है 9+2, और यही टेल जो होती है ये हेल्प करती है मोटेलिटी में, और ये मोटेलिटी गेन कहाँ से होती है, एपिडिडमस के अंदर। और यहाँ पे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर कुछ एंजाइम पड़े होते हैं, एंड ये हमारे पास हेड है, हेड के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के साथ कंडेंस न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, और इस हेड के ऊपर हमारे पास ये एक्रोसोम की लेयर होती है, या जिसे हम लाइसोसोम भी कहते हैं। इसके पास एक्रोसन एंजाइम होता है, ये एक्रोसन एंजाइम इस अपना हायाल्यूरिनेटेज एंजाइम के साथ मिलकर ब्रेक करते हैं एग की वाल को। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये 13 इयर्स तक, यानी एट प्यूबर्टी तक जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया तक ही रहते हैं, मतलब यहाँ तक, यानी इनको 13 साल लगते हैं जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया बनने तक। फिर स्पर्मेटोगोनिया से आगे वाला जो प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस तक, यानी स्पर्म के बनने तक, इन्हें जस्ट और जस्ट 74 डेज लगते हैं, यानी 74 दिनों में ये वाला प्रोसेस कंप्लीट होता है, और जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया 13 इयर्स में कंप्लीट होता है। तो इससे रिलेटेड अगेन वही आपसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया या प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, ये क्योंकि तीनों डिप्लॉयड है, कि इन तीनों का सेम केस होगा। इनके अंदर क्रोमोसोम की तादाद 2, क्रोमाटिड की तादाद 4, एक ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपने ऊपर से नीचे देखना है। सेंट्रोमियर की तादाद 1, 2, 2 है। डीएनए अगर आपका इनसे पूछा जाए तो 46 क्रोमोसोम होंगे डीएनए में। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड है। अब ये देखो, ये डिवाइड हो रहा है ना, यहाँ पे मियोसिस 1 हो रही है, तो ये 2 देंगे आप, तो ये भी डिवाइड हो गया। अगर आप यहाँ से पूछा जाए आपके पास किसी एक स्ट्रैंड स्पर्मेटोसाइड के बाद, ये देखो 2 स्ट्रैंड स्पर्मेटोसाइड है, तो इस एक को अगर हम लें, इसके पास एक क्रोमोसोम है, क्रोमाटिड पूछा जाए तो 2 है, सेंट्रोमियर पूछा जाए वो भी एक है, और अगर यहाँ पे डीएनए पूछा जाए तो वो 23, क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हुई है तो डीएनए यहाँ पे हाफ हो चुका है। अब यहाँ पे अगेन मियोसिस हो रही है तो इसके अंदर फिर से देखें, ये मजीद डिवाइड हो गया, लेकिन क्रोमोसोम की तादाद सेम है, क्रोमाटिड की तादाद हाफ हो चुकी है, सेंट्रोमियर की तादाद वो भी हाफ हो चुकी है, सॉरी सेम है, यहाँ पे भी सेंट्रोमियर एक थी, यहाँ पे भी, और डीएनए जो है वो भी सेम है। तो यहाँ पे ये अच्छे खासे एमसीक्यू बन सकते हैं। इसी तरह से वो आपसे पूछेंगे कि इसके अंदर बताओ क्रोमो अपना स्पर्म के अंदर या स्पर्माटिड के अंदर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड है, इसके अंदर क्या होगा, ये आपने अपने पास अपने हिसाब से इसको नोट कर लेना, ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। That was all about male reproductive system. Thank you so much. Allah Hafiz.